ये लेसन 8 है, सिक्योरिटी एनालिसिस। सिक्योरिटी एनालिसिस में हम लोग तीन तरीके का बात पढ़ते हैं। एक इन्वेस्टमेंट, स्पेक्यूलेशन और बेटिंग, तीनों में क्या डिफरेंस है। दूसरा, कितने रिस्क क्या होता है और कितने टाइप का होता है। रिटर्न क्या होता है और रिटर्न को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, मतलब कैलकुलेट कैसे करते हैं कि कितना रिटर्न मिलेगा। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट और स्पेक्यूलेशन में क्या डिफरेंस है, देखो। एक्चुअली ना दो तरीके का एनालिसिस होता है। एक फंडामेंटल एनालिसिस होता है, एक टेक्निकल एनालिसिस होता है। फंडामेंटल एनालिसिस होता है किसी चीज का पास्ट डेटा देखकर, थोड़ा सा उसके बारे में ओवरऑल स्टडी करके हम बोल देते हैं ये कंपनी में इन्वेस्ट कर लो, ये कंपनी में इन्वेस्ट मत करो। थोड़ा ओवरऑल नॉलेज लेकर, जैसे हम तुम जैसे नॉर्मल लोग क्या करते हैं, देखते हैं ये कंपनी लास्ट 4 साल से डिविडेंड दे रही है, लास्ट 4 साल से प्रॉफिट में है, तो अच्छा कंपनी होगा, इसमें इन्वेस्ट कर दो। कुछ टेक्निकल बात नहीं सोचते हैं, सिर्फ फंडामेंटल बेसिक बात को पता करते हैं और डिसीजन ले लेते हैं। टेक्निकल एनालिसिस होता है जिसमें हम लोग चार्ट देखकर डिसीजन लेते हैं। जो न्यूज चैनल में हम लोग देखते हैं, लाइन चार्ट आता है कि गिर रहा है, बढ़ रहा है, उस तरीके का जिसको चार्ट रीडिंग समझ में आता है। जो बैंक्स के बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर होते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं, उन लोगों को वो सब पढ़ना आता है। तो वो लोग पूरा टेक्निकली उसको एनालिसिस करते हैं और फिर उसको डिसीजन करते हैं कि पैसा को कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो जब हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। मतलब कोई थोड़ा सा बता दिया यहाँ पे इन्वेस्ट कर लो, एफडी में तो अभी 8% इंटरेस्ट रेट चल रहा है, हम लोग इन्वेस्ट कर देते हैं, उतना टेक्निकल नहीं होते हैं। तो इन्वेस्टमेंट लोग ऐसे ही कर देता है। पर जब हम लोग स्पेक्यूलेशन करते हैं, स्पेक्यूलेशन करना मतलब जब शेयर्स ये सब में पैसा लगाते हैं, जब कुछ उस तरीके का चीज हम लोग करते हैं, तो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए टेक्निकल एनालिसिस का कोई जरूरत नहीं, पर स्पेक्यूलेशन के लिए टेक्निकल एनालिसिस का जरूरत है। इन्वेस्टमेंट हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, जैसे 5 साल 10 साल। पर शेयर्स खरीद बेच हम लोग शॉर्ट टर्म के लिए करते हैं, तो स्पेक्यूलेशन शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इन्वेस्टमेंट में मॉडरेट रिस्क होता है, थोड़ा सा रिस्क होता है। स्पेक्यूलेशन में हाई रिस्क होता है। इन्वेस्टमेंट में मॉडरेट रिटर्न मिल जाता है। हम लोग क्या करते हैं, एफडी में पैसा लगाते हैं, एलआईसी खरीद लेते हैं, कुछ हेल्थ इंश्योरेंस करा लेते हैं, लाइफ का कोई इंश्योरेंस करा लेते हैं, तो उसमें थोड़ा सा रिटर्न मिलता है। पर स्पेक्यूलेशन ये सब के मतलब शेयर्स ये सब के केस में हाई रिस्क है, तो हाई रिटर्न भी है। तो बेसिकली, और बेटिंग क्या है, बेटिंग के लिए ना टेक्निकल एनालिसिस चाहिए ना फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए। हम लोग बस ऐसे ही जुआ लगाना, जुआ खेलना इस बेटिंग। बस हम तुमको बोले इंडिया जीतेगा, तुम लोग बोल रहे हो आज पाकिस्तान जीतेगा, बेट लग गया, बेट लग गया, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। हम लोग कुछ पास्ट रिकॉर्ड नहीं देखे, कोई टेक्निकल एनालिसिस नहीं किए, कुछ मतलब नहीं है, सीधे हम लोग बेट लगा ली। तो बेट लगाने पे मतलब बेट एक अलग ही चीज है, जुआ। तो बेसिकली ये मतलब हुआ। अब रिस्क हम लोग अभी पीछे कवर कर लिए थे, फिर से इसमें भी है, तो हम फिर से बता रहे हैं। रिस्क, अभी हम लोग बोले रिस्क क्या होता है, जो डेविएशन होता है एक्चुअल से एक्सपेक्टेड का। एक्सपेक्ट कुछ और किए थे, एक्चुअली कुछ और हुआ, दोनों के डिफरेंस को हम लोग डेविएशन कहते हैं, जिसको रिस्क कहते हैं। अब कितने टाइप का रिस्क होता है, एक सिस्टेमैटिक रिस्क होता है, एक अनसिस्टेमैटिक रिस्क होता है। अब ये क्या होता है, ये हम पढ़ा दिए हैं। सिस्टेमैटिक रिस्क होता है जो पूरा मार्केट का रिस्क होता है, जिसमें मेरा तुम्हारा या किसी दो चार कंपनी का कंट्रोल से कुछ नहीं होगा। पर अनसिस्टेमैटिक रिस्क किसी पर्टिकुलर कंपनी की वजह से है। तो सिस्टेमैटिक रिस्क मैक्रो लेवल पे होता है, अनसिस्टेमैटिक रिस्क माइक्रो लेवल पे होता है। सिस्टेमैटिक रिस्क में हम लोग नॉन डाइवर्सिफिएबल है, इसमें रिस्क को डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते। पर अनसिस्टेमैटिक में डाइवर्सिफिएबल रिस्क है, रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। पर इस वो सब हम लोग पढ़े पोर्टफोलियो में। सिक्योरिटी में हम लोग पढ़ेंगे किस किस चीज में सिस्टेमैटिक रिस्क है। इंटरेस्ट रेट रिस्क, जब हम लोग इंटरेस्ट रेट किस पे डिपेंड करता है, डिमांड सप्लाई पे, आरबीआई पे, बैंक्स पे। इंटरेस्ट पे मेरा तुम्हारा क्या कंट्रोल,
अगर इंटरेस्ट बढ़ा है तो पूरा कंट्री को इम्पैक्ट करेगा, इंटरेस्ट गिरा है तो भी पूरे कंट्री को इम्पैक्ट करेगा। दो चार लोगों से ये नहीं कंट्रोल होता है। इन्फ्लेशन, ये जो महंगाई आता है, इन्फ्लेशन का रिस्क है, ये मेरे और तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, ये पूरा इकोनॉमी में है, पूरे कंट्री में है। मार्केट रिस्क तो नाम से ही पता चल रहा है, पूरा मार्केट का रिस्क। पर अनसिस्टेमैटिक रिस्क बिजनेस का रिस्क है, मतलब मेरे बिजनेस का, तुम्हारे बिजनेस का रिस्क। फिनेंशियल रिस्क, मेरा फिनेंशियल रिस्क, तुम्हारा फिनेंशियल रिस्क, एक पर्टिकुलर कंपनी का फिनेंशियल रिस्क, बिजनेस रिस्क, इसलिए अनसिस्टेमैटिक रिस्क। तो यहाँ पे अब हम जो समझा चुके हैं वहां पे, यहाँ पे फिर बोल रहे हैं अप्रोचेस टू वैल्यूएशन। वैल्यूएशन करने का कितना अप्रोच होता है, मतलब हम लोग जब किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको वैल्यू करते हैं कि उसका क्या वैल्यूएशन आएगा। तो उसको दो वैल्यूएशन है, फंडामेंटल और टेक्निकल। फंडामेंटल मतलब बेसिक एनालिसिस, टेक्निकल मतलब पूरा चार्ट में घुस के पूरा अच्छे से रीडिंग करके एकदम दिमाग लगा के जो हम लोग एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस होता है जैसे इकोनॉमी एनालिसिस, इंडस्ट्री का एनालिसिस, कंपनी का एनालिसिस। इकोनॉमी एनालिसिस होता है पूरे कंट्री का एनालिसिस, इंडस्ट्री होता है पर्टिकुलर इंडस्ट्री का, कंपनी होता है पर्टिकुलर कंपनी का। एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ एयरटेल कंपनी का, तो हम कंपनी एनालिसिस कर रहे हैं। अगर हम बात कर रहे हैं पूरा टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री का, मतलब एयरटेल, वोडाफोन, जियो, सबका, हम सबका बात करें, सारे मोबाइल कंपनी मतलब टेलीकम्युनिकेशन का, तो कंपनी होता है पर्टिकुलरली एयरटेल, इंडस्ट्री होता है पूरा टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, और इकोनॉमी होता है पूरा इंडिया। पर टेक्निकल एनालिसिस हम लोग क्या करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस में दो जोन्स थ्योरी दिया गया है, कुछ अजम्पशंस है टेक्निकल का। अजम्पशंस के अलावा डो जोन्स ने अपना एक थ्योरी दिया था। डो जोन्स थ्योरी में तीन बात को बताया गया था। इन्होंने बताया था प्राइमरी ट्रेंड के बारे में, सेकेंडरी ट्रेंड के बारे में, और माइनर ट्रेंड के बारे में। इस ट्रेंड के बारे में इन्होंने क्या कहा है कि टेक्निकल एनालिसिस का मतलब होता है हम लोग फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या स्टॉक का क्या प्राइस होगा। जब भी कोई शेयर खरीदता है तो वो ये सोचता है कि इसका 5 साल के बाद या 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा। पर कितना हो जाएगा, अभी 50 रुपया में खरीदें, 6 महीने के बाद 80 रुपया हो जाएगा। ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये हम सोच रहे हैं फ्यूचर में प्राइस लेवल चेंज हो जाएगा, कैसे, पास्ट डेटा को देख के। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ थ्रू चार्ट्स, चार्ट को भी देखते हैं। तो डो जोन्स थ्योरी क्या बोलता है, पहली बात तो डो जोन्स थ्योरी चार्ल्स एच एच डो ने निकाला है, डो जोन्स एंड कंपनी के। इन्होंने पहला बुक लिखा था वॉल स्ट्रीट जर्नल ऑफ यूएसए, ये पूरा टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी प्राइस फॉलो अ पैटर्न ओवर 4 to 5 years। इस थ्योरी के हिसाब से जब भी कोई कंपनी का प्राइस होता है वो कम से कम 4-5 साल तक लगभग एक ही प्राइस टाइप का होता है, 80, 82, 85। 4-5 साल तक एक कंपनी एक ही प्राइस को फॉलो करता है। इसमें बोल रहा है कि डो जोन्स थ्योरी में हम लोगों उन लोगों ने इस पैटर्न को तीन ट्रेंड में डिवाइड किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी, सेकेंडरी को हम लोग इंटरमीडिएट भी कहते हैं, और माइनर। ये तीन है डो जोन्स का थ्योरी। अब टेक्निकल एनालिसिस जो हम लोग करते हैं, ये जो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, ये चार तरीके से हम लोग करते हैं, लाइन, बार, कैंडल स्टिक चार्ट और पॉइंट एंड फिगर चार्ट। पर ये सब क्या है, ये सब धीरे धीरे थोड़ा बाद में समझेंगे। अभी समझ लेते हैं रिटर्न। रिटर्न क्या होता है, रिटर्न का मतलब हम लोग को पता है, जो हम लोग को बाद में रिटर्न मिलेगा। पर रिटर्न कितने टाइप का होता है, करंट रिटर्न और कैपिटल रिटर्न। तो टोटल रिटर्न क्या होता है, करंट रिटर्न और कैपिटल रिटर्न को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा टोटल रिटर्न। करंट रिटर्न हम लोग का पॉजिटिव हो सकता है या जीरो हो सकता है। कैपिटल रिटर्न हम लोग का पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। तो यहां तक ये बात को याद रखना है। उसके बाद शॉर्ट में हम सारा बात समझा दे रहे हैं। सिक्योरिटी एनालिसिस में हम लोग टोटल 13 पॉइंट्स को कवर करते हैं। सबसे पहला है इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेक्यूलेशन,
ये हम कवर कर दिए। इंट्रोडक्शन तो हम बता दिए हैं। इन्वेस्टमेंट एंड स्पेक्यूलेशन हम बता दिए हैं। सिक्योरिटी का रिटर्न क्या होता है, कितने टाइप का होता है, हम बता दिए हैं। सिक्योरिटीज का रिस्क क्या होता है, हम बता दिए हैं। इसका टाइप भी बता दिए हैं। थ्योरी ऑफ डोमिनेंस अभी हम लोग पढ़ेंगे। थ्योरी ऑफ डोमिनेंस क्या होता है? तो अ सिक्योरिटी सेट टू डोमिनेट द अदर इफ, हम लोग कहते हैं ना कि एक सिक्योरिटी दूसरे सिक्योरिटी को डोमिनेट कर रहा है। इस वर्ड का मतलब क्या होता है? अगर हम बोल रहे सिक्योरिटी ए सिक्योरिटी बी को डोमिनेट करता है, तो कब डोमिनेट कर पाएगा? कब? कोई भी किसी को भी डोमिनेट कर देगा? डोमिनेट करना मतलब उसके ऊपर चले जाना। अगर हम लोग किसी पर्सन को डोमिनेट करते हैं, मतलब उससे खुद को सुपीरियर मानते हैं, ऊपर मानते हैं। तो एक सिक्योरिटी दूसरे सिक्योरिटी को डोमिनेट कर रहा है, ऐसा कब बोलेंगे? इट गिव्स हायर रिटर्न एट द सेम लेवल ऑफ रिस्क, मतलब दोनों का रिस्क सेम है। इसमें भी 15% का रिस्क है, उस शेयर में भी 15% का रिस्क है, पर एक से रिटर्न ज्यादा मिल रहा है, एक से रिटर्न कम मिल रहा है। तो दोनों में रिस्क बराबर है, फिर भी जिसमें ज्यादा रिटर्न है वो डोमिनेट कर रहा है। मतलब अगर ए का रिटर्न है 10% और बी का रिटर्न है 8%, तो ए डोमिनेट कर रहा है बी को। या फिर और एक मतलब है डोमिनेट का, इट गिव्स लोअर इट गिव्स लोअर रिस्क एट द सेम लेवल ऑफ रिटर्न, पर रिटर्न दोनों का सेम है, पर एक का रिस्क कम है। जिसका रिस्क कम है वो डोमिनेट कर रहा है। तीसरा, इट गिव्स हायर रिटर्न एट अ लोअर लेवल ऑफ रिस्क, रिस्क कम है पर उसका रिटर्न ज्यादा है। तो तीन तरीके से कोई शेयर्स किसी दूसरे शेयर्स को डोमिनेट कर सकता है। पहला, दोनों का रिस्क सेम है, तो जिसका रिटर्न ज्यादा होगा वो डोमिनेट कर देगा। दूसरा, अगर दोनों का रिटर्न सेम है और जिसका रिस्क कम होगा वो डोमिनेट कर देगा। अगर दोनों का ही, मतलब एक का रिस्क कम है पर उसका रिटर्न ज्यादा है, मतलब लो रिस्क हाई रिटर्न, तो वो डोमिनेट कर देगा। हम ये तीन केस को ऐसे समझाएं। सिक्योरिटी ए, इसमें देखो रिस्क दोनों में सेम है, पर इसमें रिटर्न ज्यादा है, तो ये डोमिनेट कर देगा ए। इसमें दोनों का रिटर्न सेम है, पर इसमें रिस्क कम है, तो बी डोमिनेट कर देगा। तो यहाँ पे एक टिक दे देना, जिससे याद रहेगा यहाँ पे ये डोमिनेट कर रहा है, यहाँ पे ये डोमिनेट कर रहा है, और इसमें जिसका रिस्क कम है उसका रिटर्न ज्यादा है, तो ये वाला डोमिनेट कर देगा। इसमें ए, इसमें बी, इसमें ए, इसको हम लोग कहते हैं डोमिनेट करना। तो ये है थ्योरी ऑफ डोमिनेंस। थ्योरी ऑफ डोमिनेंस में 3 पॉइंट है जो हमें याद रखना है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हम समझा चुके हैं। टाइप्स ऑफ रिस्क हम लोग समझ चुके हैं। रिस्क ऑफ अ पोर्टफोलियो समझ चुके हैं। रिटर्न ऑफ अ पोर्टफोलियो समझ चुके हैं। कोवेरिएंस हो गया, कोरिलेशन हो गया। पोर्टफोलियो का रिस्क भी हम लोग सीख लिए। रिस्क रिडक्शन हम लोग डाइवर्सिफिकेशन से कैसे करेंगे सीख लिए। मार्कोविट्स मॉडल ऑफ रिस्क रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन, ये बताना है। हम्म। रिडक्शन ऑफ रिस्क थ्रू डाइवर्सिफिकेशन, इसका हम लोग मतलब तो जानते हैं। मार्कोविट्स ने कहा है कि जब हम लोग डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करते हैं तो हम लोग का रिस्क रिड्यूस हो जाता है। तो इसी का पॉइंट्स है, कंबाइनिंग मोर देन वन सिक्योरिटी इन द पोर्टफोलियो इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन। जब हम लोग अपने पोर्टफोलियो में एक से ज्यादा सिक्योरिटीज को ले आते हैं तो बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। डाइवर्सिफिकेशन का मेन पर्पस क्या है? टोटल रिस्क को कम करना, रिड्यूस करना, कम करना। डाइवर्सिफिकेशन से रिस्क कम होता है। सिक्योरिटीज विथ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, अगर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है तो रिस्क रिड्यूस नहीं होगा। अगर कोई रिलेशन नहीं है तो रिस्क रिडक्शन पॉसिबल है। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है तो रिस्क जल्दी से रिड्यूस होता है, जीरो तक भी पहुंच जाता है। फिर हम लोगों का है मार्कोविट्स मॉडल
ऑफ रिटर्न, रिस्क रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब क्या है? मार्कोविट्स का एक मॉडल था जिसमें रिस्क रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन था। इसका मतलब क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एन एफिशिएंट पोर्टफोलियो इज द वन विच, देखो, सोचो तुम्हारा भी पोर्टफोलियो है, मेरा भी पोर्टफोलियो है। अभी तुम्हारा पोर्टफोलियो ज्यादा एफिशिएंट है या मेरा? किसका ज्यादा अच्छा पोर्टफोलियो है, ये कैसे पता चलेगा? गिव्स हायर रिटर्न एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ रिस्क, मतलब रिस्क सेम है। सोचो, मेरे पोर्टफोलियो में रिस्क सेम है पर रिटर्न ज्यादा आता है। मेरा पोर्टफोलियो का रिस्क और तुम्हारे पोर्टफोलियो का रिस्क सेम है, जो हम यहाँ पे बताए थे। पोर्टफोलियो का रिस्क सेम है पर रिटर्न इसका ज्यादा है, तो ये ज्यादा एफिशिएंट है। बियर्स लोअर रिस्क एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ रिटर्न, रिटर्न सेम है पर रिस्क जिस पोर्टफोलियो का कम होगा वो एफिशिएंट होगा, जो डोमिनेट करता है वो एफिशिएंट होता है। Based on the risk return preference, an investor shall select the securities lying on the efficient frontier. जो भी सिक्योरिटीज एफिशिएंट फ्रंटियर पे खड़ा रहता है, एफिशिएंट रहता है, उसी को एक आदमी हमेशा, एक इन्वेस्टर चूज करता है, उसी में हमेशा इन्वेस्ट करना चाहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोगों का पोर्टफोलियो बीटा, सिक्योरिटी बीटा, अल्फा, ये सब क्या होता है? बीटा इज अ मेजर ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। जब हम लोग, दो तरीके का रिस्क है, एक सिस्टमैटिक रिस्क, एक अनसिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क को जब हम लोग मेजर करते हैं, देखते हैं कि कितना सिस्टमैटिक रिस्क है, तो उसको बीटा, बीटा से मेजर करते हैं। तो बीटा मेजर करता है सिस्टमैटिक रिस्क को। जैसे कितना बुखार है, कितना फीवर आया है, इसको मेजर कौन करता है? थर्मोमीटर। तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर फीवर है तो वो मेजर भी होगा, तो उसको मेजर कौन करता है? थर्मोमीटर। तो थर्मोमीटर एक ऑब्जेक्ट है ना, जो उसको मेजर करता है, बताता है हम लोग को कितना फीवर है। वैसे ही अगर सिस्टमैटिक रिस्क है तो वो मेजर भी होगा। तो उसको मेजर कौन करेगा, कौन बताएगा कितना रिस्क है? ये बीटा बताएगा, मतलब बीटा थर्मोमीटर जैसा है, मेजर करता है, बताता है कितना रिस्क है। बीटा शोज द चेंज इन सिक्योरिटी विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन द मार्केट। बीटा बताता है मार्केट में कितना चेंज आएगा, जिससे हमारा सिक्योरिटीज में कितना चेंज आ जाएगा। मतलब मार्केट अगर 2% से गिरेगा तो हमारा सिक्योरिटी 5% से गिर जाएगा। ये जो बताता है ये बीटा बताता है। बीटा का फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स बाई सिग्मा वाई इंटू कोरिलेशन। सिग्मा एक्स मतलब एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी का रिस्क, सिग्मा एम मतलब पूरा मार्केट का रिस्क, सिग्मा मतलब रिस्क, एक्स मतलब एक सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी का रिस्क, सिग्मा एम मतलब, सिग्मा मतलब रिस्क, एम मतलब मार्केट, मतलब मार्केट रिस्क। अब दोनों का कोरिलेशन, एक्स एम का कोरिलेशन मतलब सिंगल स्टॉक और मार्केट का कोरिलेशन। तो वही हम लिखे, सिग्मा एक्स मतलब एस डी ऑफ सिक्योरिटी एक्स, एक सिक्योरिटी का रिस्क, सिग्मा एम मतलब पूरे मार्केट का रिस्क। बीटा ऑफ अ पोर्टफोलियो इज द वेटेड एवरेज ऑफ द बीटा ऑफ ऑल सिक्योरिटीज। ये ठीक है, बस पढ़ लो। तो बेसिकली हम लोग का ये वाला पोर्शन भी खत्म हो गया। तो सिक्योरिटी एनालिसिस में कुछ खास अभी नहीं बचा है बताने को। एक बात बस याद रखना है, रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ का मतलब क्या होता है। रिस्क अगर बढ़ रहा है और रिटर्न भी बढ़ रहा है, रिस्क गिर रहा है रिटर्न भी गिर रहा है, दोनों सेम बिहेव कर रहा है, तो उसको रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ कहते हैं। ये क्या याद रखना है। और एज सच इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है और बताने को, तो ये चैप्टर भी ओवर हो गया।